हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्ज़ाम अपडेट। सबसे पहले आप लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से हमारी प्रार्थना है और हमारी भी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ कि आप लोग नए वर्ष में जो भी अपना लक्ष्य तय किए हैं वो लक्ष्य आप लोगों को प्राप्त हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और उसके लिए आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करिए। जो भी आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनके लिए दिन रात एक करके मेहनत करिए, जिससे वो लक्ष्य आप लोगों को इस नए वर्ष में ज़रूर मिले। जिससे अगला जो न्यू वर्ष हो आप लोग अपने जॉब के साथ उसको सेलिब्रेट करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो मिशन पीडब्ल्यूडी बैच चल रहा है उसमें बिल्डिंग मटेरियल चैप्टर सबसे पहले चालू हुआ है सब्जेक्ट। तो आज बिल्डिंग मटेरियल का सेकंड एंड लास्ट पार्ट है। तो आज पूरी कोशिश है कि बिल्डिंग मटेरियल आपको जो भी पहली बुक चालू की गई है वो उसमें का पूरा जितना भी क्वेश्चन है वो आपको करवा दिया जाए। तो और साथ ही साथ साथियों, जिनको भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी वो नंबर पे मैसेज करेगा। ये जो पूरा अब सोचिए 5 बुक कवर कर रहे हैं और टोटल पीडीएफ 299 में आपको दिया जा रहा है। तो जिनको भी ज़रूरत होगी वो जो दिया गया नंबर है उस नंबर पे मैसेज करेंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नंबर एक बार हम फिर से आप लोगों को दे देते हैं 8052446829। ये नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप पेमेंट करके वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। ये बैच अब यहाँ देखिए थोड़ा सा होता क्या है ना कि वहाँ पर हम पीडीएफ बहुत पहले दे देते हैं। वहाँ पर आपके 5 से 6 सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं। पूरी एक बुक खत्म होने वाली है, केवल 1 से 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं और यहाँ देखिए अभी हमारा पहला सब्जेक्ट ही चल रहा है। तो ये फ़ायदा रहता है पीडीएफ से। तो इसलिए आप लोग पीडीएफ के ग्रुप में ज़रूर जुड़िए और जो भी हमारे साथ नए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन पे आपके जो आप लोग मेरा साथ देंगे उसी पे हर चीज़ें आगे की जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेकिन आगे बढ़ते हैं और आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताया करिए क्या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे लो हीट सीमेंट तक। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड को बताया गया था कि एक्सीलरेटर क्या होता है, रिटार्डर क्या होता है। तो हम एक बार सिंपल वे में आप लोगों को बता देते हैं एक्सीलरेटर क्या होता है और रिटार्डर क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले हम जनरल वे में बता देते हैं। तो एक्सीलरेटर का यूज कहाँ होता है और रिटार्डर का यूज कहाँ होता है। देखिए एक्सीलरेटर का यूज एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जब मौसम ठंडा हो, हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो होता है ना कि कंक्रीट जो है या सीमेंट का पेस्ट हो गया वो जल्दी मतलब हार्ड नहीं होता है। तो हार्ड नहीं होता है तो एक्सीलरेटर क्या होता है, वही जो एक्सीलरेटर उसमें मिला दिया जाता है तो वो क्या करता है उसी क्रिया को बढ़ा देता है, मतलब कंक्रीट आपका हार्ड होने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सीलरेटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, जब जैसे टेम्परेचर आपका कम हो। एक्सीलरेटर का यूज़ कहाँ किया जाएगा, टेम्परेचर कम हो। तो यही चीज़ देखिए यहाँ लिखा गया है। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक तरह का एक्सीलरेटर। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिख दिया है गया है एक्सीलरेटर इज CaCl2। इसी का फार्मूला कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 इज द कॉमन एडमिक्सचर टू एक्सीलरेट द इनिशियल सेटिंग टाइम। कि होता क्या है कि कहीं भी अगर टेम्परेचर ठंडा है, जैसे पहाड़ों पे देख लिया जाए, वहाँ पर आपको कंक्रीटिंग करनी है और जानते ही हैं कि भाई कंक्रीट जब तक जमेगा नहीं, सीमेंट हार्डनेस आएगी नहीं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम का। तो उसी को बढ़ाने के लिए, एक्सीलरेट करने के लिए, एक्सीलरेट मतलब क्या है, बढ़ाने के लिए कि जल्दी से मेरा सीमेंट क्या है जम जाए, हार्ड हो जाए। तो उसी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सीलरेटर करते हैं यूज। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक तरह का एडमिक्सचर है जो कि एक्सीलरेटर के रूप में यूज किया जाता है सीमेंट में। समझ में आ गया एक्सीलरेटर। अब रिटार्डर क्या होता है, देखिए रिटार्डर ये होता है, जैसे देखिए रिटार्डर का मतलब ये है कि जैसे गर्म मौसम में या गर्म जगहों पे जब कंक्रीटिंग या हम लोग सीमेंट पेस्ट का यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मौसम ज़्यादा होने की वजह से वो जल्दी से सीमेंट आपकी सेट होने लगती है, हार्ड होने लगती है। तो उसी को थोड़ा सा डिले करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया जाता है, रिटार्डर का यूज किया जाता है। रिटार्डर मिला दिया जाए जिससे थोड़े समय हमें मिल जाए अपना काम करने के लिए, तब सीमेंट जा करके या जो भी कंक्रीट हो मेरी हार्ड हो। तो यही चीज़ है कि इंक्रीज द, यहाँ देखिए लिखा गया है
द बेसिक पर्पज ऑफ रिटार्डर क्या है इन कंक्रीट इज टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। यही है कि इंक्रीज कर दिया जाता है इनिशियल सेटिंग, मतलब जब हम लोग सीमेंट पेस्ट अपना तैयार किए तो थोड़ा देर से वो क्या हो, हार्ड हो, कि कुछ समय हमें मिल जाए जिससे अपना जो भी हमें जहाँ पर उसको यूज करना हो वो हम लोग यूज कर सके। तो वही चीज़ें लिखा गया है कि इनिशियली क्या हो, थोड़ा सा वो देर में हार्ड हो, मतलब जमे नहीं, एक दूसरे को पकड़े नहीं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम। तो एक्सीलरेटर समझ में आ गया, रिटार्डर समझ में आ गया। तो कभी कभी आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाता है एक्सीलरेटर का यूज किस मौसम में किया जाता है और रिटार्डर का यूज किस मौसम में किया जाता है। तो एक्सीलरेटर का ज़्यादातर यूज जहाँ ठंडे प्रदेश हैं या ठंडे जगह हैं वहाँ पर एक्सीलरेटर का ज़्यादा यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भाई टेम्परेचर कम रहता है, तो क्या होता है रिएक्शन जो भी होते हैं वो स्लो होते हैं। तो उन्हीं रिएक्शन को इन्हांस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सीलरेटर यूज कर देते हैं सीमेंट में, जिससे क्या हो कि जल्दी से आपकी सीमेंट हार्ड होने लगे या कंक्रीट हार्ड होने लगे। और रिटार्डर क्या होता है, रिटार्डर देखिए गर्म मौसम में यूज होता है या गर्म जगहों पे यूज किया जाता है। तो रिटार्डर क्या करता है, गर्म जगहों पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रिएक्शन जल्दी होने लगते हैं। तो रिएक्शन जल्दी ना हो, थोड़ा सा समय मिल जाए हमको काम करने के लिए, थोड़ा डिले रिएक्शन हो, इंक्रीज हो जाए या बढ़ जाए इनिशियल सेटिंग टाइम, इसीलिए वहाँ पर रिटार्डर यूज करते हैं। फाइनली आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए अगला है जिप्सम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिटार्डर। देखिए रिटार्डर के रूप में सबसे ज़्यादा यूज क्या किया जाता है, जिप्सम किया जाता है। और एक्सीलरेटर के रूप में सबसे ज़्यादा क्या यूज किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड यूज किया जाता है। ये मेनली दो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सीलरेटर एंड रिटार्डर है। आगे है देखिए कार्बन इन्फ्लुएंसेस द मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इन स्टील। ठीक है, कार्बन क्या करता है, इन्फ्लुएंसर मतलब प्रभावित करता है सबसे अधिक, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, प्रॉपर्टी मतलब गुण इन स्टील, मतलब स्टील जो होता है आप लोग जानते हैं कार्बन का है, कार्बन कई चीज़ें मिला करके बनती है। ठीक है, लेकिन उसमें जो स्टील में सबसे इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है वो कार्बन है। मतलब कार्बन पे सबसे ज़्यादा कार्बन जो है स्टील के हार्डनेस या जो भी उनके प्रॉपर्टीज होती है, गुण होते हैं, उसमें सबसे मेन अहम रोल कौन डालता है, अहम रोल किसका होता है, वो कार्बन का होता है। कार्बन से ही स्टील में कितनी स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, ब्रिटलनेस है, क्या चीज़ें होंगी वो कार्बन के परसेंटेज पे ही डिसाइड होता है। तो इसीलिए यहाँ पर यही लिखा गया है कि कार्बन इन्फ्लुएंसेस द मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इन स्टील, कि जो भी स्टील की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं वो कार्बन के परसेंटेज पे ही डिसाइड होती है। 1% कार्बन है, 2% कार्बन है, ये 3% है, मतलब जो भी रहेगा जिस हिसाब से रेशियो में उसमें कार्बन अधिक या कम होगा उसी हिसाब से स्टील की प्रॉपर्टी आपकी चेंज होगी। आगे है देखिए रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, प्योरेस्ट मतलब सबसे शुद्ध, फॉर्म कौन सा है, वो है रॉट आयरन। ठीक, अब इसमें देखिए हम बता नहीं रहे बहुत ज़्यादा कितना कार्बन परसेंटेज, ये सब स्टील के चैप्टर में आप लोग पढ़े हुए होंगे या थ्योरी में पढ़े हुए हैं। अगर हम इतना बताने लगेंगे तो जो हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की जल्द से जल्द सिलेबस कवर कीजिए वो नहीं हो पाए। देखिए ये बैच लॉन्च करने का यही मकसद है कि आप लोग थ्योरी एक बार पढ़ चुके हो, हम कम टाइम में कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवा दें। इस बैच का लॉन्च करने का एकमात्र यही उद्देश्य है। और बाकी साथियों जो नए हैं चैनल पे, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, नंबर मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी जैसा भी कुछ भी कमियां हो तो आप लोग जरूर लाइक करिए वीडियो में और कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, आगे देखिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज 420 न्यूटन पर mm²। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है स्टील की, 420 न्यूटन पर mm² होते हैं। न्यूटन पर mm² को क्या बोला जाता है, पास्कल भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए 0.25% ऑफ कार्बन इन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कार्बन की कितनी मात्रा होती है, 0.25% होती है। ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। देखिए यील्ड स्ट्रेस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक, अब दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, आपको हम बता देते हैं एक बार क्लियर, क्योंकि लड़के काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। देखिए एक यहाँ पर आ गया यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेस
ठीक है। एक होता है, आप लोग देखे होंगे अल्टीमेट, अल्टीमेट वर्ड पढ़े होंगे, अल्टीमेट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पढ़े होंगे, ठीक है। ये चीज़, ये दो वर्ड आप लोग ज़्यादातर पढ़े होंगे जब टेक्निकल पढ़ते हैं सिविल में। तो देखिए जो यील्ड वर्ड का यूज होता है, हम आपको एकदम सिंपल वे में बता देते हैं। यील्ड वर्ड का यूज कहीं भी होगा तो इसका मतलब वहाँ किस चीज़ की बात हो रही है, स्टील की बात हो रही है। समझ हो गया? ओके, कि मतलब यील्ड स्ट्रेंथ की बात जब होगी या यील्ड वर्ड आएगा तो स्टील की जो स्ट्रेंथ मेजर की जाती है वो यील्ड में की जाती है, यील्ड स्ट्रेंथ होती है। उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कौन सी होती है, यील्ड स्ट्रेंथ होती है। लेकिन वही चीज़ जब कंक्रीट आएगा तो कंक्रीट में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो कौन सी होती है, आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। तो अल्टीमेट वर्ड जब भी यूज किया जाता है वो कंक्रीट के साथ यूज किया जाता है, यील्ड वर्ड जब भी यूज किया जाएगा वो स्टील के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। सबसे सिंपल वे में आप लोग समझ लें। आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड अल्टरनेट कोर्सेस ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। हेडर और स्ट्रेचर का जो अल्टरनेट एक के बाद एक रद्दा होता है, बनता है, ठीक है। तो उससे उसी को फ्लेमिश बॉन्ड बोला जाता है। आप फ्लेमिश बॉन्ड आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ उतना समय नहीं है कि हम हेडर स्ट्रेचर सब बना करके आप लोगों को बताते रहे, ठीक है। और बहुत बस सिंपल वे में आप लोग इतना याद कर लें कि अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर का। तो देखिए होता क्या है, एक बार हेड उसका दिखता है, एक बार स्ट्रेचर दिखता है। तो एक पहला ये रद्दा इसका हेडर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा रद्दा रहेगा, स्ट्रेचर का रहेगा, फिर अगला हेडर का रहेगा, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से ऐसे रद्दा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो उसी को कौन सा बांड बोला जाता है, फ्लेमिश बांड बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 500 ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी। अगर आप 1 मीटर क्यूब चिनाई कर रहे हैं या मशीनरी कर रहे हैं तो उसके लिए कितनी मिनिमम ईंट की हमें रिक्वायरमेंट होगी, 500 ब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। फिर आगे है क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। कभी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी देखिए क्विक लाइम का फार्मूला पूछ लेता है। तो कौन से क्या फार्मूला, CaO, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, क्विक लाइम बोला जाता है। और कभी कभी देखिए एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्विक लाइम हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, ये दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो क्विक लाइम किसे बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। और देखिए लाइम का कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है, प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है, प्योरेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम। प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है लाइम की, यही होती है, कैल्शियम ऑक्साइड होती है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मतलब क्विक लाइम को ही प्योरेस्ट फॉर्म भी, लाइम का प्योरेस्ट फॉर्म ही एक तरह से कह सकते हैं आप, ठीक है। तो प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब हाइड्रोलिक लाइम देखिए, हाइड्रोलिक लाइम कैसे बनता है। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ कंकर। जब कंकर को हम लोग किल्न में या क्लैंप में उसको हम लोग बर्न करते हैं, बर्न मतलब होता है जलाना, जलाते हैं तो उससे कौन सी लाइम बनती है, हाइड्रोलिक लाइम बनती है। तो वही हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ कंकर। कंकर को जलाने के बाद जो भी हमें प्राप्त होता है वो कौन सा लाइम प्राप्त होता है, हाइड्रोलिक लाइम प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है लाइम एंड सिलिका आर द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट के देखिए सबसे मेन मतलब सबसे मुख्य इंग्रेडिएंट मतलब घटक हो गए। मतलब पोर्टलैंड सीमेंट किन चीज़ों से मिल करके बना होता है, उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है। तो देखिए मेन इंग्रेडिएंट कौन सा होता है सीमेंट में, पोर्टलैंड सीमेंट में, लाइम एंड सिलिका होता है। आप लोग अब नोट्स खोलिए, सीमेंट चैप्टर खोलिए, उसमें जो भी सीमेंट के इंग्रेडिएंट है उनका कितना परसेंटेज, आप लोग इस चीज़ को तुरंत याद कर लीजिए। देखिए यहाँ हम बता आपको सकते हैं, और अगर हम उस चीज़ को कवर भी करने लगेंगे तो देखिए जो मेरा टारगेट है, या वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगा, और जो टारगेट है कि जल्द से जल्द हम जितने ऑब्जेक्टिव करा सकते हैं वो करवा दें, वो नहीं हो पाए। इसलिए हम केवल आपको यहाँ गाइड करेंगे, आप लोग मेरी बातों को फॉलो करेंगे, आप लोग बगल में नोट्स रखे रहेंगे। जो चीज़ हम जहाँ बताएंगे वहाँ वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स में एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे। और बाकी एक बार आप लोग PDF जरूर लीजिए, PDF से बहुत ही तेज़ी से आप लोग, क्योंकि हर बार वीडियो आप देख नहीं सकते, और ये भी नहीं कि एक बार में पूरा जितने भी यहाँ क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक बार वीडियो देखिए, फिर
इस पीडीएफ को प्रिंट करवाए रहिए। पीडीएफ प्रिंट करवा कर किसी हित मित्र या दोस्त को दीजिए, उसमें से क्वेश्चन पूछे, एक एक क्वेश्चन पूरा पूछ ले, जिससे पता चल जाए आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। जो क्वेश्चन नहीं याद हो रहे हैं उस पर पीडीएफ वाले जो भी हार्ड कॉपी निकलवाएंगे आप, उसमें टिक कर देंगे कि ये बार बार मुझे क्वेश्चन पूछा। देखिए इस तरीके से अगर स्ट्रेटजिक वे में आप तैयारी करेंगे, बस 6 महीना तैयारी कर लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में बैठेंगे आपका हो जाएगा। ये जो पीटीआई या मिशन पीडब्ल्यूडी बैच है, ऐसा नहीं केवल पीडब्ल्यूडी में ही, आपको भी पता है ये टेक्निकल है, तो टेक्निकल किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वही है कि आरआरबी जेईई अभी सीबीटी 2 होना है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए पूछे ही जाते हैं। तो हर जगह पे ये चीज़ वैलिड है और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया लाइम एंड सिलिका हो गया। फिर अगला आता है C3A इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। मतलब अनडिजायरेबल, जिसे जो प्रॉपर्टी सीमेंट में हम चाहते नहीं है कि ये चीज़ें हों, जैसे दरार हो जाए या पपड़ी हो जाए, ऐसी अनडिजायरेबल जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्रियाकलाप होती है सीमेंट में, वो किसकी वजह से होती हैं? C3A की वजह से होती है। अब C3A का फार्मूला आप लोग तुरंत याद कर लेंगे, ठीक है। अब आगे ली चैटलियर apparatus इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। अब देखिए साउंडनेस ऑफ सीमेंट किसके द्वारा मेजर किया जाता है? ली चैटलियर apparatus के द्वारा मेजर किया जाता है। अब देखिए दो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। ली चैटलियर apparatus के द्वारा सीमेंट की कौन सी साउंडनेस ज्ञात की जाती है? मतलब कौन सी साउंडनेस आप लोग निकालते हैं? तो ली चैटलियर के द्वारा लाइम की वजह से जो भी साउंडनेस होती है उसको हम लोग मेजर किया जाता है, ठीक है। आगे है बिकार्ट एपरेटस यूज्ड फॉर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। बिकार्ट एपरेटस के द्वारा क्या हम लोग याद करते हैं? सेटिंग टाइम किसकी? सीमेंट की, ठीक है। आगे है C3A इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। C3A किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इनिशियल सेटिंग, मतलब प्रारंभिक जो भी जमाव होता है सीमेंट का, जो भी हार्डनेस होती है या जो भी वो जुड़ता है, सेट होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए C3A रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला है द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट नॉट लेस देन 30 मिनट। मतलब 30 मिनट से कम आपकी इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं होनी चाहिए पोर्टलैंड सीमेंट की। इसका अर्थ ये है कि 30 मिनट के बाद, हम लोग जानते हैं कि जब पेस्ट बनाते हैं या जो भी कंक्रीट बनाते हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हाँ जल्द से जल्द उसको यूज कर लिया जाए। तो वही जो इनिशियल में वो कब तक हार्ड नहीं होगा, कब तक सेट नहीं होगा, वही इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम पोर्टलैंड सीमेंट का मिनिमम कितना रहना चाहिए? उससे कम नहीं होना चाहिए, वो होता है 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 30 मिनट के बाद ही आपकी जो भी कंक्रीट होगी या सीमेंट होगी वो हार्ड होना चालू होगी, ठीक। अगला है फाइनल सेटिंग टाइम शुड बी 10 आवर। अब देखिए फाइनल सेटिंग टाइम कौन सा? देखिए सीमेंट या जो भी पेस्ट है या कंक्रीट है वो तो लगातार मतलब कई वर्षों तक हार्ड होते रहते हैं, लेकिन एक फाइनली होता है ना कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ या मेनली स्ट्रेंथ कितने दिनों में आ जाती है, कितने समय में, मतलब हम उस पर अगला काम या सीमेंट जो है या पेस्ट जो है आपकी हार्ड हो जाएगी एक मतलब सफिशियंट स्ट्रेंथ तक। तो कितना घंटा है? 10 आवर है। तो ये फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है कितना होता है? 10 आवर होता है। ये OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का है। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर है। अगला है द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज 30%। मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितना होता है? 30% होता है, ठीक। अगला है अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन रैपिड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू फाइनर ग्राइंडिंग, ठीक है। अब आप लोग पढ़े होंगे एक सीमेंट का नाम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। तो पूछा जाता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है ये क्या करता है? स्ट्रेंथ बहुत जल्दी गेन कर लेता है। मतलब एक दिन में काफ़ी स्ट्रेंथ हो जाती है, मतलब 3 दिन में भी काफ़ी स्ट्रेंथ, मतलब बहुत जल्दी से ये क्या करता है? स्ट्रेंथ मतलब गेन कर लेता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसमें होता क्या है, इसको देखिए बहुत बारीक पीसा जाता है। ये जो सीमेंट होते हैं इसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं।
जब बहुत ही बारीक होते हैं तो इनमें बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है। जब रिएक्शन होता है बहुत तेज़ी से तो क्या होगा, वो आपस में जल्दी से सेट हो जाएंगे और हार्ड हो जाएंगे, तो और स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेंगे। तो यही चीज़ यहाँ लिखा गया है, अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज ड्यू टू फाइनर ग्राइंडिंग। मतलब इनकी बहुत ग्राइंडिंग मतलब पिसाई होती है, उनको बहुत फाइनर मतलब महीन पीसा जाता है, बहुत महीन पिसाई होती है। इसी वजह से ये जो सीमेंट होती है आपकी अर्ली मतलब जल्दी, अटेन मतलब प्राप्त कर लेती है स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के जल्दी से स्ट्रेंथ प्राप्त करने के पीछे सबसे मुख्य जो रीजन होता है वो कौन सा रीजन है, कि इनकी जो ग्राइंडिंग होती है वो बहुत ही फाइनर होती है, ठीक। समझिए आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डेप्थ आर हाइट ऑफ आर्च इज द, डेप्थ या हाइट ऑफ आर्च किसे बोला जाता है, तो इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंट्राडोज एंड एक्स्ट्राडोज। इंट्राडोज और एक्स्ट्राडोज के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोला जाता है, डेप्थ ऑफ आर्च बोला जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फ्लैट रूफ, फ्लैट रूफ इज कंस्ट्रक्टेड वेयर द रेनफॉल इज लेस एंड टेम्परेचर इज हाई। मतलब एक होता है ना जो हम लोगों के यहाँ जनरली छत यूज किया जाता है फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ कहाँ पर यूज किया जाता है, जहाँ पर रेनफॉल कम होता है और टेम्परेचर हाई रहता है, वहाँ पर फ्लैट रूफ का हम लोग यूज करते हैं। देखिए, जहाँ समझाने वाली चीज़ें रहेंगी या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ हम समझाएंगे, और जहाँ नहीं रहेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो आपकी। अगला है देखिए, पिच्ड एंड स्लोपिंग रूफ आर सुटेबल फॉर कोस्टल रीजन। पिच्ड एंड स्लोपी मतलब इस तरीके से रूफ आप लोग देखे होंगे, पहाड़ों वहाड़ों पे मकान जो होते हैं इस शेप में होते हैं, इस शेप में। ये देखिए आपके रूफ हैं, तो ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं इस टाइप के रूफ, कोस्टल रीजन में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, टेम्परेचर लो रहता है, वहाँ पर पिच्ड एंड स्लोपिंग रूफ आपके यूज किए जाते हैं। अगला द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जनरली रेस्ट्रिक्टेड इज 12। अब देखिए, स्टेप्स मतलब होता है, देखिए सीढ़ी, जैसे सीढ़ी हम लोग बनाते हैं घरों में जब सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं तो होता क्या है, अब जैसे फ्लैट्स हैं या लंबे लंबे बिल्डिंग है तो वहाँ पर क्या होता है, एक ही बार में पूरी सीढ़ी बनाई नहीं जा सकती, तो कितने स्टेप्स मतलब देखिए होता है ना, कितनी सीढ़ियाँ, आपकी सीढ़ी बन गई, एक बन गई, देखिए दूसरी बन गई, तीसरी बन गई, ये देखिए ये जो है आपके यही स्टेप्स हैं, यही स्टेप्स हैं आपके, ठीक, ये स्टेप्स हैं। तो ये एक मतलब द मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरली रेस्ट्रिक्टेड। देखिए एक फ्लैट में ये एक बार में कितनी स्टेप्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 12 स्टेप्स हो गए तो बीच में थोड़ा सा नॉर्मल फ्लैट यहाँ पर हम लोग स्पेस देंगे, फिर उसके बाद अगला जा कर के सीढ़ी वाला हिस्सा चालू होगा। मतलब एक बार में 12 स्टेप्स से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। बीच में अगर 12 हो गए उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे, आपके स्पेस की थोड़ा सा आदमी रेस्ट कर ले, जो भी 12 सीढ़ियाँ चढ़ा हुआ है थकान ना हो, तो नॉर्मल इजीली जो क्या करे वो ऊपर या जहाँ भी उसको सीढ़ी लगी हुई हो वहाँ पर वो जा सके। आगे है देखिए, सम ऑफ ट्रेड एंड राइज मस्ट बिटवीन 400 to 450 mm, ठीक है। सम ऑफ ट्रेड एंड राइज कितना होना चाहिए, इसको 40 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, कि सम ऑफ ट्रेड एंड राइज। ट्रेड एंड राइज अब किसे बोला जाता है, जैसे देखिए आप लोग जब सीढ़ी है, देखिए ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी की जो हाइट होती है यहाँ पर एक स्टेप की जो हाइट होती है इसको राइज बोला जाता है। और जो उसकी देखिए ये चढ़ रहे हैं हम लोग, इधर से चढ़ रहे हैं, तो ये वाला जो हिस्सा होता है वही इसका ये ट्रेड होता है, ठीक। और ये ठीक, जो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 40 से 45 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। अभी कितना होना चाहिए आगे भी दिया गया हो। मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी इक्वल टू विड्थ ऑफ स्टेयर। जैसे आप देखिए एक स्टेप यहाँ से पूरा गया, इसके बाद मान लीजिए 12 हो गए, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो यहाँ पर लैंडिंग दिया जाता है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, थोड़ा सा आदमी का आराम मिल जाए, उसके बाद तब जा करके सेकंड चालू होता है। तो यही इसी को लैंडिंग बोला जाता है। ये जो स्पेस दिया जाता है फ्लैट में थोड़ा सा, इसी को लैंडिंग बोला जाता है, ठीक है। अब इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, लैंडिंग की विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो जितना स्टेयर की विड्थ होगी, तो स्टेयर अगर मान लीजिए इतने चौड़ाई में ये मिलकर के स्टेयर बना है,
तो लैंडिंग क्या होना चाहिए, ये बीच में लैंडिंग रहेगा। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितना है, विड्थ ऑफ स्टेयर है, ये विड्थ ऑफ स्टेयर, तो इसी की चौड़ाई में ये दिया जाता है। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर, मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी इक्वल टू विड्थ ऑफ स्टेयर। अगला, इन एनी गुड स्टेयर द मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच इज 40 एंड 20। मतलब मैक्सिमम पिच कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 होनी चाहिए और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। अब अगला है डॉग्ड स्टेयर्स, ठीक है। तो डॉग्ड स्टेयर और हाफ टर्न स्टेयर, ये किस टाइप का स्टेयर होता है, हाफ टर्न होता है। मतलब यहाँ से मान लीजिए गया, फिर यहाँ पर लैंडिंग आपकी दी गई, फिर यहाँ से इधर घूम गया, इधर घूम गया। तो देखिए हाफ ही टर्न है ना, कि मतलब आधे के बाद ये घूम जा रहा है, तो हाफ टर्न मतलब इस टाइप का शेप होता है। ये डॉग्ड रेल्ड स्टेयर इसको बोला जाता है। फिर अगला है देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एट हेड एंड सिलकार्ड हॉर्न। जो भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होते हैं हेड पे और सिल के बीच में, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, हॉर्न बोला जाता है, ठीक। अब अगला होता है रिवॉल्विंग डोर इज सुटेबल फॉर एंट्रेंस इन एन एयर कंडीशनड बिल्डिंग, ठीक है। रिवॉल्विंग डोर कहाँ पर यूज किया जाता है, एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग में के एंट्रेंस पे ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। आप लोग बहुत जगह पे देखे होंगे, जब हम लोग जाते हैं मॉल वाल में तो वहाँ रिवॉल्विंग डोर यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग होती है, तो जिससे वो अपने आप क्या करे, दरवाज़ा बंद हो जाए आपका। अगला एट्रीशन टेस्ट, एट्रीशन टेस्ट डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन, ठीक है। स्टोन के किस तरीके से, देखिए होता क्या, रेट ऑफ वियर। अब यहाँ देखिए एक वर्ड लगा हुआ है रेट, केवल वियर ऑफ स्टोन होता तो यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ रेट लगा हो, तो आप लोग वर्ड पे जरूर यहाँ देंगे। एट्रीजन टेस्ट के द्वारा जो भी स्टोन में वियर होंगे, जो भी उनका क्षरण होगा, धीरे धीरे जैसे वो होता है ना, घिसाई होती है, घिसता रहता है, उसकी रेट किस हिसाब से वो स्टोन का वियर होगा या उसकी घिसाई हो जाएगी, दर उसकी क्या है, वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, एट्रीशन टेस्ट के द्वारा मेजर किया जाता है। इफ्लोरेंस क्या होता है, देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाइट पैचेज ऑन द ब्रिक सरफेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कीज, ठीक। अब आप लोग ब्रिक में देखे होंगे, कभी कभी जब रखा जाता है मॉइस्चर की वजह से, या किसी मॉइस्चर की वजह से मॉइस्चर वाले प्लेस पे रखा रहता है, तो आप लोग देखिए ब्रिक में वाइट पैचेज, वाइट निशान पड़ जाता है। वो किसके कारण होता है, जब हम लोग मिट्टी बनाते हैं ब्रिक की, तो उस मिट्टी में एल्कलीज की वजह से, एल्कलीज प्रेजेंट रहते हैं, तो उसी एल्कलीज की वजह से वाइट पैचेज आ जाते हैं ब्रिक के सरफेस पे। तो उसी वाइट पैचेज को क्या बोला जाता है, इफ्लोरेंसेस बोला जाता है, जो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को ब्रिक के आपके घटा देते हैं। इंग्लिश बॉन्ड देखिए, अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर के जो भी कोर्सेज होंगे, अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर के जो कोर्सेज होंगे उन्हें इंग्लिश बॉन्ड बोला जाता है। ये सब तो बहुत ही इजी है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया, बस वन लाइनर में याद किए रहिए किसमें कौन सा होता है, किसमें कौन सा होता है। अब बाकी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो इसकी इमेज को आप लोग इंग्लिश बॉन्ड को और फ्लेमिश बॉन्ड को, जो भी जितने प्रकार के बॉन्ड है, तो आप लोग क्या करिएगा, गूगल करिएगा, एक बार इमेज देख लेंगे तो ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला है प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मशीनरी शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, ठीक। देखिए प्रेशर एक्टिंग जैसे होता है, कहीं हम लोग जानते ही हैं स्टोन को या ब्रिक को किसी को भी यूज किया जाता है, तो वो क्या किया जाता है, लोड बियर करने के लिए किया जाता है, ठीक। अब होता क्या है, तो स्टोन का, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए स्टोन का ये हुआ है, हम लोग मशीनरी बनाए हैं या यूज किया स्टोन को लोड बियर करने के लिए, ठीक है। तो ये जो बेडिंग प्लेन है, ये देखिए स्टोन का क्या है, ये बेडिंग प्लेन है। तो ऐसा ना हो कि, क्योंकि जानते हैं कि स्टोन जो होता है उसको तो हम लोग मसाले के द्वारा चिपका तो सकते नहीं, जैसे ब्रिक की मशीनरी करते हैं, बीच में मसाला डालते हैं फिर अगला ब्रिक लगाते हैं। स्टोन में तो ये हम कर नहीं सकते, उनको एक दूसरे से बस बांधा जाता है, उसमें मसाले के द्वारा तो बांधा जाता नहीं है।
तो वही चीज़ है कि जब ये इसका बेडिंग प्लेन है स्टोन का, देखिए ऐसे ऐसे बेडिंग प्लेन हो गया, ये बेडिंग प्लेन है, ठीक है। तो ये बेडिंग प्लेन है, तो इस पे जो भी फोर्स आने चाहिए वो इंक्लाइंड नहीं आने चाहिए, इंक्लाइन वो एकदम परपेंडिकुलर आना चाहिए किसके, बेडिंग प्लेन के। इस तरीके से एकदम पूरा परपेंडिकुलर एक्ट होना चाहिए, जो भी प्रेशर आना चाहिए वही यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन्स इन स्टोन मशीनरी, स्टोन मशीनरी में जो भी प्रेशर आएगा शुड मतलब वो चाहिए परपेंडिकुलर, मतलब एकदम लंबवत, इन लंबवत टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, बेडिंग जो प्लेन है उसके एकदम परपेंडिकुलर में प्रेशर आना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये। देखिए क्वीन क्लोजर, द ब्रिक इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इन लेंथ वाइज। अब देखिए एक आता है किंग क्लोजर आता है, एक आता है क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या होता है, जैसे आपकी ब्रिक की ये मान लीजिए चौड़ाई है, सॉरी एक मिनट बना देते हैं। देखिए ये ब्रिक का देखिए लेंथ है, ये लेंथ है, टॉप व्यू मत समझिएगा आप लोग, ये ब्रिक का लेंथ है, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। देखिए क्या कहा है, क्वीन क्लोजर इज द ब्रिक इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इन लेंथ वाइज, ठीक है। इनको लेंथ वाइज 2 इक्वल पार्ट में काट दिया जाए, लेंथ वाइज, ठीक है, लेंथ वाइज 2 इक्वल पार्ट में काट दिया जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है, जो हिस्सा बचेगा उसको क्या बोला जाएगा, क्वीन क्लोजर बोला जाएगा, ठीक है। अब किंग क्लोजर क्या बोला जाता है, किंग क्लोजर क्या होता है, ऐसे जैसे मान लीजिए ब्रिक है, यहाँ से ऐसे तिरछा थोड़ा सा काट दिया जाए या इधर से थोड़ा सा काट दिया जाए, तब उसके बाद जो ब्रिक बनती है बचती है इस टाइप के शेप में, इस टाइप के शेप, सॉरी एक बार फिर से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, इस टाइप में जो ब्रिक बचती है उसको किंग क्लोजर बोला जाता है, ठीक। अब अगला है देखिए, इंग्लिश बॉन्ड इज प्रोवाइडेड इन एनी मशीनरी इन मशीनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड। अब देखिए यहाँ पर है इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड, आप लोग पढ़े ही हैं ऊपर कि कैसे बनता है, कौन कौन से अल्टरनेट कोर्सेज होते हैं, लेकिन अब इंग्लिश बॉन्ड जो यूज किया जाता है, इसका मतलब इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, वो ज़्यादा मजबूत होता है। वो कहाँ पर यूज किया जाता है, जहाँ पर हैवी लोड आपके आने के चांसेस हो मशीनरी में, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यूज इंग्लिश बॉन्ड को करते हैं, ठीक। अगला है स्लेंडरनेस रेशियो। देखिए इफेक्टिव लेंथ ऑफ लीस्ट रेडियस जायरेशन, इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव बटे आर मिनिमम, इसको कह सकते हैं, ठीक। एक बार हम लोग यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, देखिए स्लेंडरनेस रेशियो बराबर एल इफेक्टिव, ये तो स्लेंडरनेस रेशियो आप लोग कई जगह पढ़े होंगे टेक्निकल, बटे आर मिनिमम, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। देखिए इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट रेडियस जायरेशन जो होता है, इन्हीं का रेशियो जो होता है उसे क्या बोला जाता है, स्लेंडरनेस रेशियो बोला जाता है। फॉर मशीनरी वाल नॉट मोर देन 20, मशीनरी वाल्स के लिए, जो मशीनरी वाल बनाई जाती है उसके लिए रेडियस स्लेंडरनेस रेशियो का मान किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला है द डिफरेंशियल सेटलमेंट इन केस ऑफ सैंडी सॉइल इज नॉट मोर देन 25 mm, ठीक है। डिफरेंशियल सेटलमेंट, ये देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है, फाउंडेशन का भी एक दो क्वेश्चन आ गया है, तो ये सॉइल मैकेनिक्स में आप लोग बेहतर समझेंगे, तो ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये बिल्डिंग मटेरियल में कहाँ से आ गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा फाउंडेशन वाले आ गए हैं, हाँ थोड़ा सा फाउंडेशन के 2 या 3 क्वेश्चन आ गए हैं, और ये हमारी गलती नहीं है, हालांकि जहाँ से भी जो भी बुक से मटेरियल तैयार किया गया है वहाँ पर ये था, और हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए जब वहाँ क्वेश्चन मिला तो यहाँ पर भी इसको डाल दिया गया कि चलिए एक बार दोबारा रिवाइज हो जाए आपको, इसीलिए इसमें देखिए सर्कल किया गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए डिफरेंशियल सेटलमेंट इन केस ऑफ सैंडी सॉइल नॉट मोर देन 25 mm, 25 mm से ज़्यादा डिफरेंशियल सेटलमेंट सैंडी सॉइल में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब डिफरेंशियल सेटलमेंट होता क्या है, आप लोग देखिए तुरंत सॉइल मैकेनिक्स का नोट्स निकालिए, आप लोग एक बार वहाँ देख लीजिएगा, या बाद में वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग डिफरेंशियल सेटलमेंट को देख लीजिएगा एक बार।
In case of foundation on black soil, black cotton soil, the most suitable method is to replace the poor soil. ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे आपको सॉइल मिल जाती है, फाउंडेशन बनाना ही है, कहीं कहीं हार्ड स्ट्रेटा मिलती है, हार्ड सॉइल मिलती है, कहीं कहीं लूज सॉइल मिलती है। अब मान लीजिए ब्लैक कॉटन सॉइल मिल गई, तो ब्लैक कॉटन सॉइल क्या मानी जाती है, पुअर सॉइल मानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये देखिए फैलती है और सिकुड़ती रहती है, तो अगर कोई भी मिट्टी फैल सिकुड़ रही है तो क्या करेगी, सेटल्ड स्ट्रक्चर आपका नहीं दे पाएगी या फाउंडेशन नहीं दे पाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कहीं पर अगर आप मान लीजिए सॉइल आपकी वीक है या पुअर सॉइल है, तो क्या करते हैं हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं, मतलब पुअर सॉइल को हटा देते हैं वहां से, और उसकी जगह पे क्या करते हैं हम लोग अच्छी सॉइल या हार्ड सॉइल ला करके फिल करते हैं, कंपैक्शन करते हैं, कुछ दिन छोड़ते हैं, उसके बाद वहां पर क्या करते हैं हम लोग फाउंडेशन बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये तो है कि थोड़ी मात्रा में या कुछ जगह कुछ दूरी पे, तब तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है कि पुअर सॉइल को हम रिप्लेस कर पाए, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे पुअर सॉइल है और ये है कि हम उसको हटा सकते हैं, इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग उसको हटा करके फिर वहां पर हार्ड स्ट्रेटा वाली सॉइल ला करके फिल करेंगे, फिर फाउंडेशन बनाएंगे आपका। ठीक है, तो यही यहाँ पर है, इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल, यही कह रहा है कि ब्लैक कॉटन सॉइल पे अगर फाउंडेशन बनाना है, द मोस्ट सुटेबल मेथड इज टू रिप्लेस द पुअर सॉइल, मतलब पुअर सॉइल को आप लोग हटा दीजिए वहां से, फिर उसके बाद फाउंडेशन बना सकते हैं। अगला है, क्रिलेज फाउंडेशन इज द मोस्ट इकोनॉमिकल फाउंडेशन टू ट्रांसमिट द हैवी लोड, मतलब हैवी लोड को ग्राउंड पर ट्रांसमिट करने के लिए सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल फाउंडेशन कौन सा है, ग्रिलेज फाउंडेशन है। ग्रिलेज फाउंडेशन का आप लोग फिगर जानते ही होंगे, हम एक बार बता देते हैं जल्दी से। ऐसे देखते होंगे जमीन पे ऐसे जार बने हुए होते हैं, एक तरीके से जाल बने रहेंगे, तो इसी को कौन सा फाउंडेशन बोला जाता है, छत के नुमा नीचे ही बनाया जाता है, और बीच बीच में देखिए ऐसे पिलर होते हैं इसमें। एक सेकंड ऐसे बना देते हैं इसका फिगर, एक देखिए ये ग्रिलेज फाउंडेशन हो गया। अब बीच बीच में ऐसे पिलर बने होते हैं, ऐसे पिलर बने होंगे, और इनके बीच में ऐसे देखिए स्टील बार आपका जार बना हुआ होता है, स्टील बार का जाल बना रहेगा। ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर आप लोग बहुत जगह देखे होंगे बना हुआ, ये स्टील बार है बीच में कॉलम है आपके ऊपर ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, तो यही है कि ग्रिलेज फाउंडेशन इज द मोस्ट इकोनॉमिकल फाउंडेशन टू ट्रांसमिट द हैवी लोड। फिर अगला है बैटर पाइल। बैटर पाइल इज यूज टू रजिस्ट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस। बैटर पाइल का यूज कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर दोनों प्रकार के फोर्सेज आए, हॉरिजॉन्टल भी आए और वर्टिकल भी फोर्सेज आए। जैसे बैटर पाइल का मोस्टली यूज हम लोग वहाँ करते हैं कि जैसे कहीं मिट्टी की भराई हो रही है या उनका कंपैक्शन हो रहा है, या पानी बैटर पाइल को मान लीजिए कहीं हमें बहते हुए पानी में आपको फाउंडेशन का काम करना है, तो उनको रोकने के लिए, पानी को कुछ जगहों पे रोकने के लिए, वहां से खाली करने के लिए किसका यूज किया था, बैटर पाइल का यूज किया। वहां पे दोनों प्रकार के फोर्सेज आते हैं, तो उनको रजिस्ट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेज को रजिस्ट करने के लिए बैटर पाइल का यूज किया जाता है। अगला है 0.9 मीटर इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ऑन क्लेई सॉइल, और फॉर सैंडी सॉइल 0.8 या 8 mm या 800 mm होता है। ठीक, सॉरी 8 मीटर होता है, 0.9 मीटर है, और यहाँ पर 0.8 मीटर है। इसको 800 mm बोल सकते हैं, इसको 900 mm बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब मिनिमम डेप्थ, अगर कहीं क्लेई सॉइल है और सैंडी सॉइल है, तो क्लेई सॉइल में मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए अंदर फाउंडेशन की, क्लेई सॉइल में 0.9 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, डेप्थ जो होता है 0.9 होना चाहिए, और यहाँ पर सैंडी सॉइल में 0.8 मीटर होना चाहिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यहाँ पर। अगला है द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर लॉग्ड सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ड्रेनिंग द सॉइल। देखिए बियरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर लॉग्ड सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ड्रेनिंग द सॉइल, मतलब ये है कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर लॉग्ड सॉइल कैन बी इम्प्रूव। वाटर लॉग्ड सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो एक ही उसका मेन चीज, मुख्य माध्यम ये है कि आप वहां से क्या करिए, ड्रेन कर दीजिए पानी को, क्या कर दीजिए उस सॉइल से ड्रेन कर दीजिए, निकाल दीजिए। उसके बाद क्या होगा, वाटर लॉग्ड सॉइल की क्या हो जाएगी, बियरिंग कैपेसिटी, मतलब लोड सहने की क्षमता। बियरिंग कैपेसिटी मतलब बियर मतलब सहन करने की
सहन करना, और कैपेसिटी मतलब क्षमता। सहन करने की क्षमता कैसे बढ़ेगी? वाटर लॉग्ड सॉइल की ड्रेनिंग ऑफ वाटर, मतलब ड्रेन कर दीजिए आप वाटर को फ्रॉम सॉइल, जिससे बेयरिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाए वाटर लॉग्ड सॉइल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, इस वजह से आज हमें इस पीडीएफ को खत्म करना। अभी भी हमारे पास 2 से 3 पेज बचे हुए हैं, तो कम से कम आज देखिए खत्म हो जाए। 1 घंटे की भले वीडियो हो जाएगी और अभी 20 मिनट है, तो मोस्टली हम चाहते हैं अभी खत्म हो जाए। इसलिए थोड़ा सा देखिए हम चीज़ों को कम समझाएंगे, जहाँ समझाने वाली चीज़ें होंगी वहीं पर समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइम मोर्टार इज जनरली मेड विद हाइड्रोलिक लाइम, मतलब लाइम का जो भी मोर्टार बनता है, मसाला बनता है, वो किस लाइम के द्वारा बनता है? हाइड्रोलिक लाइम के द्वारा बनता है। द टेक्सचर ऑफ सैंड स्टोन इज ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन, जो सैंड होते हैं उनका जो टेक्सचर होता है वो किस प्रकार का होता है? ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन होता है। फिर अगला है सीजनिंग ऑफ टिम्बर, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सैप फ्रॉम टिम्बर। आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग हरा वृक्ष काटते हैं, ठीक है, हरा वृक्ष काटते हैं तो उसमें क्या होते हैं? आप लोग जानते हैं सैप मौजूद होते हैं, मतलब नमी होती है। आप लोग भी देखे होंगे अगर कच्ची लकड़ी या मतलब जो हरे पौधे के द्वारा अगर कोई भी मान लीजिए दरवाजा या लकड़ी का कोई भी सामान आप यूज करते हैं और हरे वृक्ष का यूज करते हैं और वो तुरंत कटे हुई वृक्ष का यूज कर लेंगे, तो क्या होता है? थोड़े दिनों के बाद देखते हैं आप लोग वो चीज़ें सिकुड़ती हैं या उनमें दरार आ जाता है। तो आप लोग देखते हैं आवाज़ें थोड़ी सी आने लगती हैं दरवाजे में, जैसे बीच में गैप आ जाएगा। तो अगर वो अच्छे से उसकी सीजनिंग नहीं हुई रहेगी टिम्बर की, तो वही आता है। तो इसीलिए उसकी सीजनिंग की जाती है, मतलब कुछ दिनों तक उसको छोड़ दिया जाता है कि उसमें जो भी नमी हो, जो भी सैप हो, वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हम उसको लकड़ी का या टिम्बर का यूज करें। तो ये सीजनिंग में क्या होता है? रिमूव द सैप फ्रॉम टिम्बर, वही नमी को हम लोग क्या करते हैं? सीजनिंग में रिमूव कर देते हैं, कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं ऐसे एयर में, खुले वेंटिलेशन में, तो वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है एयर। तो वही है सीजनिंग। The ratio of young modulus of high tensile steel to that of mild steel is about 1, ठीक है। रेडियस ऑफ the ratio of young modulus of high tensile steel to the mild steel is 1। यंग मॉडुलस जानते ही हैं आप लोग, सबका सेम होता है, किसी भी प्रकार की वो स्टील हो, चाहे हाई टेंसाइल स्टील हो या माइल्ड स्टील हो या मीडियम टेंसाइल स्टील हो, मतलब सबका यंग मॉडुलस क्या होता है? सेम होता है। तो अगर उनका हम लोग रेशियो निकालेंगे तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? जब सेम ही होता है यंग मॉडुलस दोनों का, तो क्या हो जाएगा? कट करके 1 आ जाएगा। तो वही पे ना लिखा गया है द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू दैट ऑफ माइल्ड स्टील इज अबाउट 1 होता है, ठीक है। यंग मॉडुलस आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा अपना नोट्स खोल करके। यंग मॉडुलस को हम लोग ई से दर्शाते हैं, जो होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो ये सबके लिए किसी भी प्रकार की स्टील हो वो सेम ही होता है। तो अगर रेशियो उनका निकालेंगे तो हम लोग 1 ही आएगा, ठीक। अब अगला है पॉलीविनाइल क्लोराइड इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। पीवीसी इसी को बोलते हैं शॉर्टकट में। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। फिर अगला किंग क्लोजर इज रिलेटेड टू ब्रिक मेसनरी। हमने पहले ही बताया क्वीन क्लोजर और किंग क्लोजर कहाँ पर यूज होता है, कि कहाँ पर बनाया जाता है, किस में बनाया जाता है? वो ब्रिक में बनाया जाता है। तो ब्रिक मेसोनरी में जिसका यूज किया जाता है। तो किंग क्लोजर और क्वीन क्लोजर किससे रिलेटेड है? ब्रिक मेसोनरी से। फिर अगला है हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय लाइम स्टोन एंड बॉक्साइट। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो बनाया जाता है लाइम स्टोन एंड बॉक्साइट के द्वारा बनाया जाता है हाई एल्यूमिना सीमेंट को। अगला है द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीट मिक्स इज 20, ठीक है। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, आप लोग देखे होंगे जब कंक्रीट बनाया जाता है तो जो एक प्रकार की ट्रांजिट मिक्सर होते हैं, तो आप लोग जाते हैं मिक्सर में बनाए जाते हैं कंक्रीट को, कई जगह ढलाई होते हुए आप लोग कंस्ट्रक्शन होते हुए देखते हुए। तो जो मिक्सचर होता है मिक्सचर का शेप क्या होता है? आप लोग जानते हैं ऐसे बाउल शेप में होता है, ठीक है, ऐसे बना होता है। इसमें क्या होते हैं? सभी सीमेंट के कंस्टिट्यूएंट को डाला जाता है और ये क्या करता है? ऐसे रिवोल्यूशन करता रहता है, मतलब घूमता रहता है। तो देखिए घूमता रहता है। तो सबसे परफेक्ट मसाला आपका कब तैयार होता है? जब ये जो रिवोल्यूशन हो जाए
वो 20 चक्कर घूम जाए, उसके बाद जो होता है एक अच्छे तरीके से क्या होते हैं, कंक्रीट के सभी इंग्रेडिएंट क्या होते हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि कितना वो रिवोल्यूशन कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम नंबर इसी को बोला जाता है। तो 20 होना चाहिए, जिसको ऑप्टिमम नंबर एक मतलब सूटेबल बोला जाता है कि हाँ इतने 20 रिवोल्यूशन में कंक्रीट के जितने भी कंस्टिट्यूएंट हो वो आपस में एक दूसरे में मिक्स हो गए होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीट मिक्स इज 20। फिर अगला, मैग्नीज स्टील यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ रेल्स। जो भी रेलवे आप लोग देखे होंगे, रेलवे ट्रैक बनते हैं, उसमें जो अगल बगल से जो भी रेल्स तो जानते ही होंगे सिविल वाले, तो जो रेल्स बनाया जाता है वो किस स्टील से बनाया जाता है, मैग्नीज स्टील के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, गेज्ड मोर्टार इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सैंड एंड लाइम। तो देखिए गेज्ड मोर्टार कैसे बनाया जाता है, उसमें अगर सैंड और लाइम को यूज कर लिया जाए, ऐड कर दिया जाए मोर्टार में, तो उसको क्या बोला जाता है, गेज्ड मोर्टार बोला जाता है। ठीक, अगला है, देखिए हम थोड़ा सा इधर जल्दी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें आज पीडीएफ खत्म करना, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा समय इधर कम देंगे, आप लोग देखें। और जो भी मान लीजिए इसमें पॉइंट नहीं समझ में आएगा, आप लोग तुरंत अपना पूरा डिस्क्रिप्टिव नोट्स पढ़े हुए हैं, आप लोग वहाँ देख लीजिए, नहीं मिले तो गूगल कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दे, उस पर्पज से बैच स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो 1300 से 1500 इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ सीमेंट इन किल्न। मतलब सीमेंट किल्न में टेम्परेचर सीमेंट बनते समय कितना रखा जाता है, नॉर्मली रेंज क्या होते हैं 1300 से 1500 के बीच। ठीक, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड बी टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी। इसका मतलब जब भी हम सेटिंग टाइम का टेस्ट करते हैं तो उस टेस्ट करने के पहले, वो टेस्ट सेटिंग टाइम का करने से पहले हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, वैनेडियम स्टील इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्सेल एंड स्प्रिंग। एक्सेल्स एंड स्प्रिंग बनाने में किस स्टील का यूज किया जाता है, वैनेडियम स्टील का यूज किया जाता है। ठीक, नियोप्रीन इज सुटेबल फॉर बियरिंग ऑफ ब्रिजेज। देखिए, नियोप्रीन इज सुटेबल फॉर बियरिंग ऑफ ब्रिजेज। तो ब्रिजेज में जो भी लोड होता है उनको बियर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, नियोप्रीन यूज किया जाता है। वो किसके लिए सूटेबल होता है, बस आप लोग जनरली याद कर लीजिए। ये सब वन लाइनर है, कुछ चीज़ों आपको समझना नहीं है बहुत ज़्यादा। देखिए ये सब समझना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, बस यहाँ इसलिए डाल लिया गया है कि कभी खुदा न खास्ता क्या हुआ, कोई नया क्वेश्चन आपके पास आया तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाए, ये वर्ड आप सुने रहे कि नियोप्रीन, हाँ कहाँ पर हम पढ़ें और कहाँ पर मेन यूज होता है। तो आप लोग नियोप्रीन बस इतना रिलेटेड रखिए कि हाँ ब्रिज होता है, ब्रिज में जो भी लोड बियर किया जाता है वहाँ पर यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। टू प्रोड्यूस लो हीट सीमेंट इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द C3A। C3A की मात्रा को लो हीट सीमेंट में क्या करते हैं हम लोग, कम रखते हैं, उसमें मात्रा क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, लो हीट सीमेंट। क्योंकि C3A सबसे ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं और लो हीट सीमेंट में क्या हमें हीट कम चाहिए होता है, इसलिए C3A की मात्रा वहाँ पर कम कर देते हैं। अगला है, टिम्बर कैन बी मेड मोर फायर रेजिस्टिंग बाई सर एबल प्रोसेस। ये सर एबल प्रोसेस होता है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, टिम्बर को फायर रेजिस्ट बनाते हैं, जिससे फायर का प्रभाव उस पर ना हो। ठीक है, तो सर एबल प्रोसेस को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्यूरियोसोट इज डिराइव्ड फ्रॉम वुड और कोल। वुड और या कोल के द्वारा, लकड़ी या कोल तार आप लोग पढ़े होंगे, कोल के द्वारा क्या होता है, क्यूरियोसोट ऑयल बनाया जाता है। ठीक है, एक्सेस ऑफ सल्फर इन स्टील रिजल्ट इन रेड शॉर्टनेस। मतलब होता है ना, रेड शॉर्टनेस किससे आता है, स्टील में सल्फर के ज़्यादा मात्रा की वजह से आता है। अगला है, देखिए, डिस्टेम्पर इज यूज्ड टू कोट इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर। ठीक है, डिस्टेम्पर को कहाँ पर, अब देखिए पेंट आ गया, लास्ट चैप्टर है, हमारे पास 10 मिनट है, हमारी कोशिश है इन 10 मिनट में ये पूरा क्वेश्चन पेंट के करवा दिया जाए। ठीक है, अब देखिए पेंट आ गया, तो डिस्टेम्पर का आप यूज कहाँ पर किया जाता है, इंटीरियर सरफेस पे किया जाता है। मतलब घर है, बिल्डिंग बनाए, कमरा बनाए, अंदर वाले दीवार पे आप कर देंगे, लेकिन बाहरी दीवार पे, बाहर वाले सरफेस पे, सॉरी हाँ एक दीवार है, अंदर वाले सरफेस पे तो कर देंगे। जो रूम, मान लीजिए रूम बना हुआ तो अंदर के सरफेस पे डिस्टेम्पर आप कर सकते हैं, लेकिन बाहरी सरफेस पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वेदर को रजिस्ट नहीं कर पाता, एक्सपोज नहीं कर पाता है। तो वही है कि इंटीरियर सरफेस पे यूज करते हैं।
और नॉट एक्सपोज टू वेदर, वेदर वाले सरफेस पे या जो वेदर के कांटेक्ट पे सरफेस आएगा उस पर डिस्टेम्पर नहीं करते। पुट्टी है, पुट्टी इज मेड अप ऑफ पाउडर चाक एंड रॉ लिंसिड ऑयल। जो पुट्टी आपकी बनती है वो कैसे बनती है, पाउडर चाक एंड रॉ लिंसिड ऑयल के द्वारा पुट्टी को बनाई जाती है। ठीक, अगला है द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज अप्लाइड मोर इन द केस ऑफ माइल्ड स्टील। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्लाइड की जाती है, वो माइल्ड स्टील में की जाती है। द कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट डिटरमाइन द वर्कबिलिटी। कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, ठीक है, वर्कबिलिटी ज्ञात करते हैं कंक्रीट। ठीक है, तो ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे, बस जनरल हम यहाँ पर एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में। फिर अगला है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 10 to 15%। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 10 से 15% होती है। अगला है द अप्रॉक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट 7 days एंड 28 days इज 2/3। ठीक है, मतलब 7 दिन की स्ट्रेंथ और 28 दिन की स्ट्रेंथ को अगर निकाल लिया जाए तो उनका जो रेशियो होता है 2/3 होता है। आगे है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर इज 12%। मतलब एक जो सबसे टिम्बर में माना जाता है ऑप्टिमम कंडीशन कि हाँ मॉइस्चर इनसे ज़्यादा ना हो, 12% या बहुत, आप जानते हैं 100% तो मॉइस्चर भी रिमूव नहीं कर सकते। तो एक मतलब सफिशियंट, मतलब एक माना जाता है कि हाँ गुड टिम्बर कितने मॉइस्चर कंटेंट पे हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जो 12% माना जाता है वो आइडियल माना जाता है कि हाँ 12% अगर है तो चलिए ठीक है, गुड है, हमारी जो भी टिम्बर है वो अच्छे कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं हमें होने वाली है ज़्यादा। तो वही है कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर इज 12%। 0.85 p times amount of water is used for initial setting time और 0.78 p for soundness test। ठीक है, देखिए 0.85 p times अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर इनिशियल सेटिंग। इनिशियल सेटिंग टाइम के समय जो कंसिस्टेंसी होती है उसका 0.85% हम क्या करेंगे, 0.8 जो होता है वाटर को यूज करते हैं किसमें, इनिशियल सेटिंग टाइम में, और 0.78 ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर साउंडनेस टेस्ट के लिए। मतलब साउंडनेस टेस्ट में वाटर की मात्रा जो होता है 0.78 रखेंगे कंसिस्टेंसी का, और जो इनिशियल सेटिंग टाइम याद करेंगे वहाँ वाटर की मात्रा 0.85 रखेंगे कंसिस्टेंसी का इनिशियल सेटिंग टाइम में, इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने में किसका, अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंसी का 85% वाटर इनिशियल सेटिंग टाइम में यूज करेंगे और कंसिस्टेंसी का 78% वाटर साउंड टेस्ट में हम लोग यूज करेंगे। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट पेज पे आ गया, बहुत खुशी मिली, 8 मिनट है तो यही लास्ट पेज है हमारा। आज एक चैप्टर, एक बुक का पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए। सोचिए ये 2 वीडियो में लगभग मिला जुला करके 200 से 250 क्वेश्चन में भी हम कवर कर चुके हैं, और पूरा आपका ये 2 वीडियो में सोचिए बिल्डिंग मटेरियल आपका एक बार रिवाइज हो गया, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट और थोड़ा बहुत, और फिर मान करके चलिए कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन भी है इसमें, तो कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। The super plasticizer in a cement paste is disperse the particle, remove air bubbles and to retard setting। ठीक है, देखिए सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करता है, जैसे जानते हैं जब पानी मिलाया जाता है, पानी मिलाया तो कहीं कहीं क्या होते हैं, देखिए बीच में आपस में सीमेंट बाहर बाहर चिपक गए, अंदर पानी ही नहीं पहुंचा, अंदर जो कुछ सीमेंट जो होते हैं वो ड्राई होते हैं। तो सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करता है, उन्हीं को देखिए क्या करता है, डिस्पर्स मतलब फैलाना, डिस्पर्स द पार्टिकल मतलब उनको दूर दूर कर देना, दूर दूर कर देना। अब आपस में जो भी बबल कहीं कहीं में होता है ना कि बीच बीच में सीमेंट आपस में बन गए, बीच में बबल फॉर्म हो जाए, तो उस बबल को डिस्पर्स करना मतलब हटा देना या रिमूव कर देना उसको, तो रिमूव द बबल है रिटार्ड सेटिंग। और क्या कर देगा, थोड़ा सा सेटिंग क्या कर देगा, वो रिटार्ड कर देता है सीमेंट की। तो यही है द सुपर प्लास्टिसाइजर इन ए सीमेंट पेस्ट इज डिस्पर्स द पार्टिकल, रिमूव एयर बबल एंड रिटार्ड सेटिंग। डिस्पर्स मतलब डिस्पर्स द पार्टिकल फैला देगा, रिमूव एयर बबल्स एयर को क्या करेगा, जो भी सीमेंट के पेस्ट में एयर बनते हैं उनको रिमूव कर देगा, एंड रिटार्ड सेटिंग कि
थोड़ा सा सेटिंग टाइम को क्या कर देगा, रिटार्ड कर देगा उसको, ठीक है। रिटार्ड मतलब थोड़ा लेट से आपका क्या हो, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो, रिएक्शन स्टार्ट हो, जिससे हमें अपना काम करने के लिए जो भी हमारे और भी काम है तो उसको हम कर सकें, फिर बाद में अपना पेस्ट को यूज कर लें। सुर्खी इज एडेड टू लाइम मोर्टार टू इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी। देखिए सुर्खी को क्या करते हैं, लाइम मोर्टार में सुर्खी को यूज करते हैं जिससे क्या हो जाए, इम्पार्ट मतलब आ जाए हाइड्रोलिसिटी, क्या हो लाइम मोर्टार में, ठीक है। तो लाइम मोर्टार में हाइड्रोलिसिटी लाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सुर्खी का यूज़ करते हैं। अब हाइड्रोलिसिटी क्या है आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में हाइड्रोलिसिटी। यहाँ समय नहीं, हम तुरंत बता देते हैं आपको। इंक्रीज इन फाइनेस ऑफ सीमेंट रिजल्ट इन इंक्रीज इन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लीड्स टू हायर सिंकेज, ठीक है। देखिए अगर सीमेंट की फाइनेस आप इंक्रीज करते जाएंगे तो उसका पता है क्या प्रभाव पड़ता है सीमेंट में, इंक्रीज इन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। डेवलपमेंट स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी एंड लीड्स टू हायर सिंकेज, लेकिन क्या होता है जितना इस सीमेंट को फाइनेस इंक्रीज करेंगे सीमेंट में, हार्डनेस नो डाउट बढ़ेगी उसकी, स्ट्रेंथ तो नो डाउट बढ़ेगी आपकी, लेकिन क्या होगा उसी स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ हायर श्रिंकेज भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और देखिए स्ट्रेंथ में और हार्डनेस में अंतर होता है, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ बता देते हैं हम जनरल 10 सेकंड में। स्ट्रेंथ मतलब लोड आपका कितना भी 10 न्यूटन 20 न्यूटन 1000 न्यूटन कितना भी लोड आए उस चीज़ को सहन कर ले चीज़, ठीक है। और हार्डनेस मतलब स्ट्रेंथ वो मतलब लोड सहन नहीं कर सकती है, बस वो क्या हो जाता है, वो आप कंक्रीट या जो भी पेस्ट होता है वो केवल सेट हो जाता है, मतलब आपस में जम जाता है, लेकिन अभी उसमें स्ट्रेंथ मतलब आई नहीं है क्योंकि वो लोड बियर नहीं कर पाएगा अभी। मतलब हार्डनेस मतलब ये है कि वो जम जाए, कठोर हो जाए, लेकिन आपकी क्या हो लोड नहीं बियर कर सके। और स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि वो क्या है, लोड भी बियर कर सके, ठीक है। तो यही स्ट्रेंथ और हार्डनेस में अंतर होता है। अगला है द पर्पज ऑफ फ्रॉग इज टू फॉर्म की जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार। ये तो हम बता चुके हैं कि जो भी है ब्रिक है इसमें दबा हुआ पोर्शन बनाया जाता है, इसी को फ्रॉग बोला जाता है। फ्रॉग में क्या होता है, जब ऊपरी रहता आता है तो इसमें मसाला भर करके ऊपर वाली ईंट को लगाया जाता है ऐसे। तो क्या होता है, ये देखिए जॉइंट बना रहा है ना, की जॉइंट, तो उसी को बोला गया की जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार, ठीक। ब्रिक आर बर्न्ट एट द टेम्परेचर ऑफ 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ब्रिक जब बनाया जाता है वहाँ टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 900 से 1200 के बीच रखा जाता है। तो देखिए ये रही पूरी PDF साथियों, बिल्डिंग मटेरियल एक सब्जेक्ट एक बुक का पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। जब ये पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी हर सब्जेक्ट, तब हम नेक्स्ट बुक जब स्टार्ट करेंगे उसका PDF में फिर जो बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन रहेंगे उसको हम फिर से कवर करेंगे। तो इस तरीके से साथियों हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम कितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको तैयार करवा दें। आप लोग नोट्स प्लस यहाँ का फॉलो करिए। यहाँ देखिए थोड़ी सी समय की शॉर्टेज, इसलिए हम पूरा डिटेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम इतना जल्दी करते हैं, फिर भी 1 घंटा हो गया और एक PDF समाप्त होने में 2 वीडियो वाले हैं। अब अभी ये केवल एक सब्जेक्ट का एक बुक का PDF है, अभी हमें ऐसे 4 बुक से बिल्डिंग मटेरियल आपको पढ़ाना है। तो सोचिए हमारा कितना लंबा गोल है। आप लोग बस साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम जितना कोशिश रहेगा आप लोगों के बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और अगर इस बैच को किसी को ज्वाइन करना हो, PDF आपको बहुत समय से पहले मिल जाता है, क्योंकि वीडियो देखिए कभी कभी डिले हो जाती है। वहाँ सोचिए एक बुक पूरा खत्म होने वाला है, PDF मिल गया, आप अपने तरफ से भी एफर्ट लगा सकते हैं अगर PDF आपके पास रहेगी तो। PDF के लिए और 5 बुक का PDF 299 में मात्र मिल रहा है, ठीक है। तो जिसको भी PDF की ज़रूरत होगी तो इस नंबर पर मैसेज करेगा, आपको मिल जाएगा 8052446829, ठीक है। तो ये रहा नंबर, ये है पूरे बैच की फीस 299 रुपये में 5 बुक की सभी सब्जेक्ट की हम PDF आपको इसी टाइप में प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग जिसको भी PDF की रिक्वायरमेंट है, हम तो यही एक बार सलाह देंगे, देखिए इतना मिनिमम चार्ज बस इसलिए लगाया गया है क्योंकि देखिए इसकी टाइपिंग खर्च और भी चीज़ें होती हैं, तो कोई ना कोई है तो हमें पेमेंट करना होता है, इस वजह से बस ये मिनिमम चार्ज लगाया गया है। तो आप लोग PDF से जुड़े, एक बार यहाँ वीडियो वॉच करिए, फिर नोट्स पढ़े, इतना काम कर लीजिए, आराम से आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम, जिस भी एग्जाम में बैठेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।